Okay, so here we start our today's session. Bismillahirrahmanirrahim. And in the beginning of our session, we are going to talk about some strategies about essay writing. So this topic was suggested by Ms. Shadia. So before I start, I would like to request her that she should share what are her concerns so that we can pinpoint our discussion onto that. सर बेसिकली ये प्रॉब्लम ये है कि जब मैं स्टूडेंट्स जो है ना वो जैसे मैंने उनसे भी आज पूछा तो बेसिकली वो कहते हैं हमें ना इंट्रोडक्शन लिखने में बहुत मुश्किल होती है। जब हम इंट्रोडक्शन सही से लिख नहीं पाते तो फिर हम आगे ऐसे को लेके ना मतलब उसका बॉडी या कंक्लूजन सही प्रॉपर लिख नहीं पाते हैं। तो वो अक्सर मुझसे टिप पूछते हैं कि आप हमें टिप्स दीजिए कि हम किस तरह से जो है वो ऐसे लिखें। और दूसरा मतलब मैंने उनको बताया कि इनकी जो है मतलब जो जो टॉपिक है उसके उसके हिसाब से भी इनकी नॉलेज जो है वो कम होती है। थोड़ा सा ये कि वो रीड करें तो उससे ये है कि उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी ऐसे लिखने में। तो एक दो पॉइंट से मैं उनको बता देती हूँ लेकिन मैं प्रॉपरली उनको गाइड नहीं कर पाती हूँ कि वो किस तरह से ऐसे को लेके चले। ज्यादातर ठीक है, स्टूडेंट का ये कंप्लेन है कि वो इंट्रोडक्शन जो है उनको और फॉर्मल इनफॉर्मल में थोड़ा सा वो जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लैंग्वेज जो होती है फॉर्मल इनफॉर्मल लिखने में जी। उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जी। अच्छा, I would like to ask, have you done any ELT related course like आपने linguistics किया हो या आपने TEFL किया हो नो या सर आपने? नो सर नो सर नो नो अच्छा, सर ठीक नो है, सर। ठीक है। वो मुझे एक आइडिया इसलिए चाहिए कि जैसे हमारे पार्टिसिपेंट में सर अरशद, ही इज़ वेरी सीजन टीचर एंड ही हैज़ डन लॉट ऑफ कोर्सेज। तो वो फिर जो आपका बैकग्राउंड नॉलेज होता है ना, हमने उसके ऊपर आगे उसको बिल्ड करना होता है नए नॉलेज को। ओके इंस्टेड के हम चीज़ें रिपीट करते रहें, आपको चीज़ों का पता है और हम वही चीज़ें रिपीट करते रहें, तो पूछने का ये जी वाला मकसद था। ओके ठीक है, चलें। अच्छा, जहाँ तक लैंग्वेज का ताल्लुक है, वो देखिए हमने इंट्रोडक्शन टू जो बिजनेस राइटिंग है उसमें बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिटन लैंग्वेज एंड स्पोकन लैंग्वेज। होता यह है कि जो स्पोकन लैंग्वेज के फीचर्स हैं यानी कि सेंटेंस फ्रेगमेंट्स जैसे होते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि एक स्टैंड आउट नहीं होते, स्टैंड अलोन नहीं होते, उनको भी हम फिक्रों के तौर पे बच्चे अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, स्लैंग्स या वो लैंग्वेज जो वो सोशल मीडिया पे यूज़ कर रहे होते हैं, या वो वर्ड्स जो कि वो स्ट्रीट लैंग्वेज के अंदर आ जाते हैं, या जैसे कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल है, तो इस लेवल के ऊपर जो है वो भी काउंट करता है कि अगर वो ऐसे वर्ड्स या ऐसे वोकैबुलरी या ऐसे एक्सप्रेशन लाइक वो एज अर्ली एज पॉसिबल को एसएप लिख देते हैं, ठीक है, गुड टू गो को जी और फिर टू डाल के जी लिख देते हैं, तो ये वो जो चीज़ें हैं जो वो हर वक्त फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप पे या बाकी जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसी चीज़ को अपनी राइटिंग में भी लेके आना शुरू कर देती हैं। एक तो ये इश्यूज उसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, दूसरा फिर हम थोड़ा इसको फॉर्मली भी देख लेते हैं कि जब भी आपने देखे ऐसे राइटिंग स्टार्ट करनी है तो उसमें एक थीसिस क्या होता है, आपका टॉपिक जो होता है वो टॉपिक, ठीक है, आप एक टॉपिक लें और उस टॉपिक को पहले बोर्ड के ऊपर लिखें और उसके बाद उनसे आइडियाज़ लें, ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे कहते हैं, कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपने भी आइडियाज़ उसमें डालें और उनके भी आइडियाज़ डालें। और जब वो आइडियाज़ वो एक वर्ड की शक्ल में भी हो सकता है, वो दो या तीन वर्ड्स की शक्ल में भी हो सकता है, तो उसका तरीका ये होता है कि आप ऐसे के टॉपिक पेज के सेंटर में लिखती हैं, बोर्ड के सेंटर में लिखती हैं, साइड में सर्कल लगाती हैं, एरोज निकालती हैं और वहाँ से फिर आप जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स होते हैं आप उसको बच्चों से भी अखज़ करवाती हैं, उनसे भी आप पूछती हैं और ख़ुद भी आप लिखती हैं, और इस तरीके से आप 6 7 8 9 पॉइंट्स वहाँ पे लिख लेती हैं। अच्छा, जब ये आप पॉइंट्स लिख लेती हैं तो फिर आप उसमें से इनकी नंबरिंग करती हैं कि ये पॉइंट नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं ऐसे राइटिंग स्ट्रेटजीज, ये हमारा फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है, हमने इसके ऊपर एक ऐसा लिखना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा व्हाट इज एन एसे। तो अगर हमने लिखा व्हाट इज एन एसे तो इसका जवाब क्या होगा कि एन एसे मीन्स एन अटेम्प्ट, जो फ्रांसिस बेकन ने जिसने ये ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया था बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में, सबसे पहले जो ऐसे इंट्रोड्यूस हुए थे वो फ्रांसिस बेकन ने 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाए थे। और उसने उसका मीनिंग लिया था एन अटेम्प्ट, एक कोशिश करना। और वो ज़्यादातर जो उसके एसेस थे वो एक फ्रेंच था, गालबन मोंटेन उसका नाम था, उससे वो मुतासर था क्योंकि फ्रांस में ऐसे लिखे जाते थे। और जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं इसी तरीके से उस ज़माने में लोग लैटिन और फ्रेंच सीखते थे। लैटिन तो वैसे भी होली लैंग्वेज कहलाती थी क्योंकि बाइबल उसमें ट्रांसलेट हुई थी, और फ्रेंच का भी चूँकि इन्वेजन हुए थे इंग्लैंड पे, तो उनका भी बहुत सारा असर था।
तो ये जो लिटरेचर के अंदर ऐसे राइटिंग की इस्तेलाह है, ये फ्रेंच से इंग्लिश में फ्रांसिस बेकन ने लेके आई। तो जब हम लिखेंगे कि एन एसे मीन्स एन अटेम्प्ट और एन एसे इज collection of ideas or thoughts on a particular subject where we do not introduce newer thoughts, यानी कि हम नए नए टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं करवाते बल्कि एक टॉपिक ऊपर लिखते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 2 आप उसकी बॉडी लिखना शुरू कर देंगे कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज, जैसे अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर ले हैं। फिर एंड में आप कंक्लूजन। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों को एक स्ट्रक्चर देना होगा कि जो भी ऐसे है या इवन पैराग्राफ भी है तो हर एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम सारे जानते हैं, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और कंक्लूजन है। ठीक है, तो स्टार्ट विद योर टॉपिक थीसिस जो भी आपका होता है। अच्छा, उसके बाद एक आउटलाइन बनाने की कोशिश करें। ये जो भी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग का जिक्र किया है, तो ये आप वार्म अप स्ट्रेटजी के तौर पे आप स्टूडेंट से आइडियाज लेते हैं। तो आप एक आउटलाइन बना लें 1 2 3 4 5 6, आप भले उस सर्कल की शक्ल में बना लें या वैसे पॉइंट्स लिख लें उसके बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टॉपिक से रिलेटेड 6 7 लिख लें और उसमें डिसाइड कर लें कि ये इंट्रोडक्शन में आएंगे, ये बॉडी में आएंगे, और जो आपका कंक्लूजन है, ये जो समरी है, वो बेसिकली रीस्टेटमेंट ऑफ योर जो इंट्रोडक्शन है वही होती है। यानी कि जो आप इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि मैं ये फलां चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ इस टॉपिक के अंडर, तो जो कंक्लूजन होता है उसमें आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाते बल्कि आपका जो इंट्रो होता है उसी को आप रीस्टेट करके लिख देते हैं। तो मेन चीज़ आपकी आ जाती है आपका इंट्रो, वो कितना इंटरेस्टिंग और कैची है, और उसके बाद आपकी बॉडी ऑफ द एसे आ जाती है। अच्छा, फिर जैसे उनके पास कंटेंट नहीं है, अब जाहिर है कि आपने स्ट्रेटजी सारी बता दी, चीज़ें सारी समझा दी, तरीका सारा बता दिया कि जी ये इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, यूँ बॉडी लिखते हैं और ऐसे कंक्लूड करते हैं। अगर उनके पास कंटेंट नहीं है, अगर उनके पास नॉलेज नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फिर बेकार हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने बात की कि आप उनको इनकरेज करते हैं रीड करने के लिए, तो पॉसिबल हो तो आप उनको खुद रीडिंग मटेरियल जो है एक हैंड आउट की शक्ल में आप उनको दे सकती हैं, आप उनको प्रॉम्प्ट्स दे सकती हैं, वो आगे हम बात करते हैं। और आप उनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगी और प्रैक्टिस घर पे भी करने के लिए देंगी, ताकि उनको राइटिंग की आदत है। हमारे बच्चों में टाइपिंग की आदत तो है लेकिन राइटिंग की आदत नहीं है। वो मोबाइल और इन चीज़ों पर टाइपिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन एज फार एज राइटिंग, एक फॉर्मल राइटिंग जब एक ऐसा लिखना होता है या जब कोई लेटर या एप्लीकेशन या कोई स्टोरी लिखनी होती है, तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है कि उनको प्रैक्टिस नहीं होती। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक अच्छे पैराग्राफ को स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, व्हाट इज अ गुड पैराग्राफ स्टार्टर। तो ये एक लिस्ट ऑफ पॉसिबल स्टार्टर्स है, सेंटेंस स्टार्टर्स की है, जो आप वहाँ पे उनको बता सकती हैं। अगर वो आप बड़ी क्लास को पढ़ा रही हैं, लाइक 9 10th को पढ़ा रही हैं या 8th को पढ़ा रही हैं, तो उसमें जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये हमने पहले भी जिक्र किया था, कोहेसिव डिवाइसेस भी हम इनको कहते हैं, जिसमें कंजक्शन भी आ जाते हैं, इसमें एडवर्ब्स भी आ जाते हैं, इसमें लिंकिंग डिवाइसेस में और भी आपके एक्सप्रेशन वगैरह आ जाते हैं। तो वो आपको एक पूरी लिस्ट मैंने बताया था आपको, आप गूगल करेंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में या वैसे वर्ड में आपको एक पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, तो आप वो उनको इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। ठीक है, तो पॉसिबल सेंटेंस स्टार्टर क्या हो सकते हैं, मसलन आप उनको बता सकते हैं कि वो कैसे ऐसे स्टार्ट करेंगे, दिस ऐसे डिस्कसेस, जैसे हम उर्दू में एक्सप्लेनेशन टू द कॉन्टेक्स्ट सिखाते हैं ना, तो उसमें हम बताते हैं कि शायर ये कहता है, या ये पोइम जो है, ये जो पैराग्राफ है, ये फलां सबक से अखज़ किया गया है या वहाँ से लिया गया है और उसका राइटर का ये नाम है। तो इसी तरीके से जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पे सेंटेंस स्टार्टर में दिस ऐसे डिस्कसेस और आगे टॉपिक आ जाएगा। अच्छा, आप ये भी लिख सकते हैं टॉपिक इज एक्सप्लोर्ड और टॉपिक इज डिफाइंड, द डेफिनेशन ऑफ, ये छोटे छोटे फिक्रे हैं, ये आप उनको देके और उनसे फिल इन द ब्लैंक्स करवा सकती हैं। इससे उनके अंदर थोड़े आइडियाज भी आएंगे। तो फर्स्ट टाइम जब आप ये लिखेंगे प्रॉम्प्ट्स और सेंटेंस स्टार्टर, तो आप खुद इनको 8 10 फिक्रे ऐसे कंप्लीट बना के देंगी, ताकि उनको मॉडल करने का एक तरीका आ जाए कि वो मॉडलिंग करें, वो देख के उसको लिखें, और उसके बाद आप उनको इंडिपेंडेंट राइटिंग की तरफ लेके जाएंगे। पहले आप गाइडेड राइटिंग से स्टार्ट करती हैं, ठीक है, गाइडेड राइटिंग के बाद फिर आप फ्री राइटिंग जो भी आप उनको लेके जाना चाहें वहाँ पे ले जा सकती हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि एक जो ऐसे है उसमें कितने पैराग्राफ होने चाहिए। इसमें कोई ऐसी हद नहीं है, लेकिन जनरली जो है 5 पैराग्राफ का ऐसे जो है वो एक अच्छा ऐसे कंसिडर होता है, जिसमें एक पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का होता है, लास्ट पैराग्राफ जो है वो आपका वह कंक्लूजन का होता है, और 3 पैराग्राफ जो है वो आपका जो टॉपिक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक एंड डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट, के वो 150 वर्ड्स का है, 250 वर्ड्स का है, 350 वर्ड्स का है, 500 वर्ड्स का है, तो वो
इतने बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में आप उनको शामिल कर सकती हैं। अच्छा, मजीद हम स्ट्रेटजी देखते हैं कि आपका जो ऐसे का स्ट्रक्चर है, आप उनको कंटेंट दे दें। लाइक आपने एक आर्टिकल लिया अखबार से, आप उनको उसकी फोटोकॉपी दे दें और उन्हें कहें कि आप इसको ब्रेक डाउन करें इंट्रोडक्शन में और बॉडी में और कंक्लूजन के अंदर। जब कोई भी एक ऐसे ले लें, क्योंकि नॉर्मली जो अखबारी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, दे आर नॉट मेंट फॉर ए प्रॉपर ऐसे, लिखते तो हैं स्ट्रेटजीज के साथ, लेकिन अगर आप किसी ऐसे वाली बुक से कोई ऐसे शॉर्ट सा लेके उनको देंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो प्रॉपरली इसमें डिफाइंड होगा, इंट्रो, बॉडी और उसका कंक्लूजन। अच्छा, फिर एक स्ट्रेटजी होती है टीच पीयर एडिटिंग, यानी कि जब वो लिख लें, पीयर एडिटिंग हम सारे जानते हैं कि जब स्टूडेंट आपस में मिलके तो चीज़ें लिखते हैं, कोलेबरेटिव लर्निंग जो कि 21st सेंचुरी के टूल्स में भी है, क्या बच्चों को कम्युनिकेशन और कोलेबरेशन ये चीज़ें सिखाएं। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है कि बच्चे आपस में मिलकर, यानी कि एक बच्चे ने ऐसा लिख लिया तो आप एक ग्रुप बना लें 3-3 बच्चों का, तो एक बच्चे को कहें उसका लिखा हुआ दूसरे को दे दें और कहें कि रीड दिया ऐसे, और अब बताएं कि क्या इससे कोई सेंस बनती है, नंबर 1। अब वो सारा पढ़ के पहले उसको 2 टास्क कभी भी ना दे, एक एक करके टास्क दें। पहले टास्क दें, उनसे पूछें कि क्या इससे कोई सेंस बनती है। वो एक पैराग्राफ या एक पेज या 1.5 पेज जो भी है वो पढ़ेगा, तो आपको यस या नो में जवाब देगा। फिर आप उससे दूसरा सवाल करेंगे, इज इट इंटरेस्टिंग, यानी कि अगर आपको ये ऐसे दूसरी बार या 3 बार पढ़ने के लिए दिया जाए तो क्या आप इसको पढ़ना पसंद करोगे, यस और नो, इफ नो व्हाई नॉट। उसमें वो आपको लॉजिक भी देगा कि इसमें कनेक्टिविटी नहीं है, या इसमें मीनिंग क्लियर नहीं है, या इसमें टेंसेस का इस्तेमाल सही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आपको एक फीडबैक मिलनी शुरू हो जाएगी कि बच्चा क्या सोच रहा है अपने क्लास फेलो की राइटिंग के बारे में। अब वही ऐसे आप जो दूसरा बच्चे साथ बैठा हुआ है उसको दे दें और उसे कहें कि आप इसमें चेक करें कि इसका टॉपिक सेंटेंस है कहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जाहिर है हम सारे जानते हैं कि टॉपिक सेंटेंस जो है वो ऐसे के बारे में एक लीडिंग सेंटेंस होता है और आप उसको इंट्रोडक्शन में ही डालते हैं। नॉर्मली पहला सेंटेंस या दूसरा तीसरा सेंटेंस होता है, बाज़ औक़ात बाज़ केसेस में आप वो जो टॉपिक सेंटेंस है एंड में भी, अखबार किताबों में लिखा होता है कि एंड में भी वो देते हैं, लेकिन एंड में नहीं होता, ये हमेशा पहले पैराग्राफ में पाए जाते हैं जो आपका टॉपिक सेंटेंस है, या थीसिस स्टेटमेंट भी आप उसको कह सकती हैं। तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक फॉर द थीसिस स्टेटमेंट, मेक श्योर दैट ईच बॉडी बॉडी इंट्रोडक्शन, यानी कि अगर आपने 3 बॉडी के आपके पैराग्राफ हैं, पहला 5 पैराग्राफ का एक ऐसे है, पहला आपका इंट्रोडक्शन है, एंड में आपका कंक्लूजन है, तो 3 पैराग्राफ आपके पास मेन बॉडी के बचे। तो हर बॉडी में क्या सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, या जो आपका मेन टॉपिक है जिसके बारे में आप लिख रही हैं क्या उसके साथ आपकी रेलिवेंस है, और क्या आपका जो कंक्लूजन है वो रिफ्रेश करता है उसको। तो ये एक दूसरा बच्चा बैठ के इसके बारे में अपनी ओपिनियन देगा। अब वो ज़ाहिर है जब उसको क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहा है, बच्चा देख रहा है, रीड कर रहा है, तो अब उसके ध्यान में पॉइंट्स आते चले जा रहे हैं कि अच्छा मैंने इसकी ये गलतियां निकाली हैं। और जब वो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार वो एक्टिविटी करेगा, फिर उसे समझ आ जाएगी कि मैंने भी ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि उसका ऐसे फिर कोई और गो थ्रू कर रहा होगा और वही चीज़ें सामने आ रही होंगी। तो कॉमन जो मिस्टेक्स या एरर्स हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना के और उसके ऊपर एक रेमेडियल क्लास भी रख सकती हैं। और तीसरे बच्चे को आप ये दे दें कि फाइंड एनी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक, उसका भी काम आसान है, अब वो स्पेलिंग और ग्रामेटिकल कर रहा होगा, तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि बच्चे जो हैं उनकी अपनी स्पेलिंग की नॉलेज कितनी है, और ग्रामर यानी कि टेंसेस और कनेक्टिव्स का इस्तेमाल वगैरह वो कैसा है इनका। अच्छा, इस प्रोसेस का फ़ायदा क्या होता है, दिस प्रोसेस कीप्स एडिटर्स, वो जो बच्चे अब एडिटर बन गए ना, राइटर से अब वो एडिटर बन गए, तो डुअल रोल के अंदर वो आ गया। कीप्स एडिटर फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ देयर पीयर्स एसेज। अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो है वो, उसको आपने ऐसे दिया तो वो उसमें इंटरेस्ट लेवल भी फाइंड आउट कर रहा है, उसकी सेंस को भी फाइंड आउट कर रहा है, और हर पैराग्राफ के अंदर उसकी वो कनेक्टिविटी भी चेक कर रहा है कि आइडियाज टॉपिक के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, और फिर स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कर रहा है। उसके चूंकि छोटा टास्क आपने दिया तो वो उसी के अंदर एक्सपर्टीज अपनी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तमाम चीज़ों के बारे में उस ग्रुप के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, क्योंकि हर बच्चा खड़ा होकर बताएगा। तो इससे ये चीज़ें भी बच्चों की काफ़ी इंप्रूव होती हैं। अच्छा, थॉरो फीडबैक आप बच्चों को दें, लेकिन जब बच्चे शुरू में लिखना शुरू करते हैं तो नेगेटिव फीडबैक ना दें। शुरू शुरू के अंदर आप उनको पॉजिटिव फीडबैक दें, इनकरेज करें आप उनको। पहले आपने उनको राइटिंग की तरफ लेके आना है कि वो लिखना शुरू करें,
और जो उनकी गलतियां हैं उनको आप इग्नोर करें, और ग्रेजुअली सेकंड स्टेज में जाके फिर आप उनको ऐसा ऐसा बताना शुरू करें, और थर्ड स्टेज में जाके आप उनको कंप्लीटली बताएं कि जी आपके ऐसे के अंदर ये करके गलतियां हैं, उनकी लिस्ट है। और जाहिर है कि अगर 20-25 बच्चों की, 30 बच्चों की क्लास है, तो आप देखेंगे कि 10 से 12 ही ऐसी गलतियां होंगी जो सारे बच्चे कर रहे होंगे, तो उस 10-12 एरर्स के ऊपर आपने काम करना होगा। मॉडल द प्रोसेस, शो एग्जांपल ऑफ एसेज इन द क्लास। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि आप पहले मॉडल एसेज बच्चों को बताएं। होता यह है कि हम क्लास में, एक अप्रोच होती है टेस्ट टीच टेस्ट। हम जाते ही बच्चों को, जब हमने ऐसे राइटिंग पढ़ाना था, हम उनको एक टॉपिक देते हैं कि चलो बच्चे इसके ऊपर लिखना शुरू कर दो। अब वो कुछ बच्चे लिख लेते हैं और कुछ बच्चे नहीं लिख सकते। और आज मैंने आपको एक लिंक भी शेयर किया था डॉक्टर कमर साहब के बारे में, जो उनका वो अ, बच्चों की जो पर्सनैलिटी, जो नेचर होती है कि बाद बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, बाद एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत टीचर्स के लिए फ़ायदेमंद है। आपको उनकी टाइप नहीं सर, मैंने समझने का देखी मौका थी। मिलता है। देखी थी आपने? यस सर, देखी थी। कैसे लगा? वो डॉक्टर कमर हमारे ग्रुप के भी मेंबर है, कनेक्टिंग प्रोफेशनल के। हम्म। हाँ नहीं सर, बहुत अच्छी अच्छी थी, उसमें काफी चीजें जो है वो सीखने को मिली हैं। और ये कि फिर इंशाल्लाह मैं उस पर इम्प्लीमेंट भी करूंगी। बहुत अच्छी वीडियो थी, अच्छी थी, उसमें चीजें अच्छी, काफी चीजें थी जो मतलब क्लियर हुई हैं। जो टीचर को समझ आनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम सिर्फ स्ट्रेटजीज की बात करते जी रहते हैं, बिल्कुल और बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, जो सही। उसकी नेचर है, नेचर कभी चेंज नहीं होती, नेचर रिमेन द सेम। और हमें, जी जैसे वो कहते हैं ना, पहले अपनी नेचर फाइंड आउट करें। अगर मैं इंट्रोवर्ट और मैं बच्चों टीचिंग प्रोफेशन में आ चुका हूँ, तो मुझे पसंद ही नहीं है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी मेरी बॉडी लैंग्वेज से। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, मॉडल प्रोसेस तक हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे लास्ट स्लाइड इसकी देखते हैं। अच्छा, ये हमने आपको राइटिंग का प्रोसेस शुरू में बताया था, अगर आपने गौर किया हो या आपने नोट डाउन किया हो, कि राइटिंग एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपके प्री राइटिंग स्टेज आती है। प्री राइटिंग स्टेज की आती है कि आपने चीज़ों के बारे में आइडियाज़ गैदर करने होते हैं। वो भले आप इंटरनेट से चीज़ें गैदर करें, चाहे एज अ टीचर आप उनको चीज़ें दें, चाहे बच्चे खुद चीज़ों को फाइंड आउट करें, वगैरह वगैरह। तो ये गैदरिंग ऑफ द आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उनके पास आइडियाज़ आ जाते हैं, तो वो थीसिस स्टेटमेंट उनके पास आ जाती है, टॉपिक के बारे में मटेरियल आ जाता है, तो फिर वो उसको राइटिंग स्टेज में चले जाते हैं, जिसमें वो इंट्रोडक्शन भी लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ भी आते हैं, कंक्लूजन भी आते हैं, ठीक है। अच्छा, थिंग्स टू रिमेंबर थ्रू आउट राइटिंग, वो चीज़ें भी आप करते हैं। और उसके बाद आप उनको एडिटिंग एंड रिवीजन की तरफ भी लेके जाते हैं, और एंड में आप इसमें आप कमेंट्स भी आप उनको देते हैं। और जाहिर है कि जब भी आप क्रिटिक देना शुरू करें, भले वो स्टेज फर्स्ट हो या लास्ट स्टेज हो, तो आप हमेशा पॉजिटिव चीज़, जो बच्चे ने लिखा है, आप उसकी तारीफ से शुरू करें। और फिर माइल्ड वर्ड्स यूज करें, हाउएवर, नॉटविथस्टैंडिंग, ठीक है, कि ये सारी चीज़ हमने बड़ी अच्छी लिखनी है। हाउएवर, इसमें ये चंद एक पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए, उनके ऊपर आप उनको फोकस करवाएं। तो ये मेरी तरफ से चंद एक आपके लिए पॉइंट्स थे ऐसे राइटिंग के हवाले से। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी पॉइंट्स आपके दिन में आ रहा है, क्लैरिटी चाहिए, कुछ और आपको रिक्वायर्ड है, तो आप बताएं मुझे। नहीं सर, सो फार तो काफी चीजें क्लियर है। मैं इसको और गो थ्रू होंगी, और फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपसे फिर कर दूंगी। अभी अस्सलाम ये वालेकुम सब चीज क्लियर थी काफी। जी मैं पहले मिस शादिया की बात का जवाब दे लूँ। जी मिस शादिया, आप इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, और देखें ये जो इस किस्म के टॉपिक्स हैं, इनका कोई सेपरेट कोर्स या क्लासेस नहीं है। ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका पैकेज इंक्लूडेड है। आपको जो ओके चीज़ सर। भी अपनी लर्निंग के हवाले से कभी भी चाहिए हो, कभी भी आपको चाहिए, आपको मटेरियल चाहिए, आपको रेफरेंसेस चाहिए, आपको लिंक्स चाहिए, वेबसाइट के लिंक्स चाहिए, यूट्यूब से चाहिए, आपको कोई मतलब पीडीएफ की बुक्स वगैरह चाहिए, या आपने डिस्कशन करनी हो, तो बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ये जो हमने बिजनेस राइटिंग का बनाया है, सो दिस इज योर प्रिरोगेटिव। आप कभी भी ये कर सकती हैं, और जितनी बार आप मर्जी पूछें, आई विल बी हैप्पियर। ओके, क्योंकि थैंक लर्निंग हमेशा आपको पढ़ाने के लिए, मुझे भी पता पढ़ना पड़ता है, मैंने भी आज पूरा दिन लगाया इसके ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी क्लियर हुई हैं। तो बेसिकली आपके पढ़ाने में मेरा भी फायदा होता है कि मुझे भी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। जी, ओवर टू मिस इकबाल, शायद आपके क्वेश्चन करना चाह रही थी।
Yes, anyone who has got any question on essay writing? थैंक यू सर। बहुत मुझे हेल्प मिली है, इंशाल्लाह मैं गो थ्रू होंगी, फिर मैं कोई भी यकीनन क्वेश्चन तो होगा मेरा, क्योंकि ये मेरा बड़ा बड़ा वीक एरिया है। तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर आपसे क्वेश्चन जो भी होगा मेरा अपनी प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगी आपसे। थैंक यू सो मच सर। यू आर मोस्ट वेलकम। और आज के बाद आपने सोचना है कि एसे राइटिंग आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है? ये आपने ध्यान में बिठा लेना कि यू आर एन एक्सपर्ट इन एसे राइटिंग, और यू हैव टू कंसल्ट मी लाइक अ डिक्शनरी। ओके आपको कोई चीज चाहिए तो आपने बस मुझे बता देना है। जी चलें ओके, फिर थैंक यू अगले। सो मच सर। यू आर वेलकम। अगले टॉपिक पे चलें। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है कि अगर हम 3 के बच्चों को पिक्चर डिस्क्रिप्शन दे देते हैं और पैराग्राफ राइटिंग दे देते हैं, लाइक 7 क्लास को या 6 को, 5th 4 को, और बच्चे जो हैं वो फेमिलियर नहीं हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ग्रामर से, तो क्या ऐसे ही बच्चों को हम करवा सकते हैं सेल्फ राइटिंग? मैडम ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और देखें, मेरी ओपिनियन इसके बारे में ये है कि अगर आप बच्चों को टर्मिनोलॉजीज में उलझा देते हैं, ये मेरी एक ज़ाती ओपिनियन है, आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं। अगर आप उनको टर्मिनोलॉजीज में उलझाते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये टेंस है, ये बाकी चीज़ें हैं, तो बच्चे उनके अंदर उलझ जाती हैं। हम देखें, बीए करने के बाद भी इंग्लिश में एक ऐसे या एक लेटर हम एरर फ्री नहीं लिख सकते। उसकी वजह क्या होती है कि हम सारी जिंदगी उस करेक्शन और एक्यूरेसी और टर्म हम बता तो देंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें कर देंगे, लेकिन जब लिखने की बारी है कि हम लिख नहीं सकते। तो मेरी इसमें सजेशन ये है कि आप, मैं अपने घर में भी, ये बच्चे मेरे जब छोटे थे, जब इनको पिक्चर डिस्क्रिप्शन करवानी होती थी, तो मैं इनको यूट्यूब यूट्यूब पर एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है आपके पास, ये मुफ्त की यूनिवर्सिटी है हम सबके पास। तो मैं सिंपल उसमें लिखता था कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन फॉर क्लास 3 और फॉर क्लास 4 स्टूडेंट, और आगे मैं लिख देता था उर्दू। अब वो उर्दू के अंदर आपको, अब वो बेटे को मैं साथ बिठाता, उससे मैं पहले उर्दू के अंदर वो सारी चीजें पिक्चर डिस्क्रिप्शन करवा देता, उसके अंदर उसको समझ आ जाती है। आप जब अपनी लैंग्वेज में बताते हैं ना, समझ आ जाती है। अब चूंकि हमारा मसला ये है कि हमने उसको इंग्लिश में आगे लिखना होता है, तो कोई इश्यू नहीं है। अब दूसरी बार फिर मैं कोई और वहां पे ढूंढता क्लास 3 के हवाले से पिक्चर डिस्क्रिप्शन, अब मैं उसके आगे उर्दू नहीं लिखता तो इंग्लिश में मेरे पास आ जाते, तो मैं उसको इंग्लिश वाले दिखा देता। पिक्चर कोई और होती है, लेकिन एटलीस्ट उसको समझ आना शुरू हो जाती है कि सेंटेंस क्या होते हैं। अब एक छोटी सी वीडियो जो है वो 3 से 4 मिनट की मैक्सिमम होती है, आप उसको 3 से 4 बार दिखा दें, वो एक्सपर्ट बन जाएगा पिक्चर डिस्क्रिप्शन में। अब उसके बाद आप उसको बताएंगे ये जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखें और उसकी हल्की सी करेक्शन कर लें, तो ही विल लर्न। बच्चे बहुत शार्प हैं आजकल के, सिर्फ एक मसला है, ये जी जनरेशन कहलाती है कि इनके पास फोकस नहीं होता, ये मल्टी फोकस होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं। तो आपकी कामयाबी ये है कि बच्चों को सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करवा दें। हाँ, इनिशियल स्टेज पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, अर्ली स्टेज जब उनकी होती है, लेकिन ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इधर हम उनको ग्रामर या इस तरह की चीजें नहीं बताते, लेकिन 3 से 4 5 तक जाते वो ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट हो जाते हैं चीज़ों, क्योंकि हमने दिस के बाद क्या यूज करना है, दैट के बाद या इज आर एम का यूजेज उनको ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन मैं हमेशा इस बात से कंफ्यूज थी कि क्या बच्चों को अगर हम सिखा दें ये और किस स्टेज से ये टेंसेस वगैरह या ये जो ग्रामर है किस स्टेज से सिखानी चाहिए? जी, मैं सर अपनी ज़ाती ओपिनियन दे सकता हूँ, और वो ओपिनियन यही है कि बच्चों को ये जो फॉर्मल टर्मिनोलॉजीज है ये 7वीं 8वीं के बाद जाके करनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा। वो शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में बच्चों को वो चीज़ें दे के तो कन्फ्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और यही वजह है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा रहती है। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग का एक बड़ा बेसिक सा रूल है। हमने स्पेल्ड का कोर्स किया था 90 आवर्स का, और बड़े ज़बरदस्त उसमें जो आप में से स्पेल्टर हैं, ये किया होगा इन्होंने, तो उनके जो बड़े बड़े मतलब उस वक्त गुरुज थे ट्रेनिंग के हवाले से, जिसमें मैडम जकिया सरवर शामिल थी, मैडम ये जो अभी हैं कराची उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीएचडी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स, ये सारे शामिल थे। मैम शाहीन मेराज थी और बड़े बड़े लोग थे उसमें। वो एक बात समझाते थे कि देखें, लैंग्वेज जहाँ हम एक्यूरेसी के लिए सीखते हैं,
या हम फ्लुएंसी के लिए सीखते हैं, या हम एक्यूरेसी के लिए यानी कि करेक्ट लिखें और बोलें, और या हम गलतियां करें लेकिन हम बोल रहे हैं। अब जब हम एक्यूरेसी को फोकस करते हैं ना, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन एक्यूरेसी को फोकस करता है, तो होता क्या है कि बच्चे, हर बच्चे की एक पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। मेजॉरिटी बच्चों के अंदर एक खौफ बैठना शुरू हो जाता है। अब देखिए, वही बच्चे जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप इस टॉपिक के ऊपर आएं और बोलें, वो कहते हैं सर हमसे लिखवा लें, हमसे बुलवाएं ना। आप अपने इर्द गिर्द भी देखें, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, कि वो बोलने में ज्यादा इजी फील करते हैं या वो लिखने में ज्यादा फील करते हैं। तो एक्यूरेसी इतनी उनके अंदर डाल दी जाती है कि वो घबराते हैं कि मैं अगर सामने आके तो बातचीत करूंगा तो मैं गलतियां करूंगा और लोग मेरी गलतियों के ऊपर हंसेंगे। अब ये वो कहाँ से लेके आ रहे हैं? ये वो शुरू की जो उनकी लर्निंग है, जो उनके टीचर्स ने उनके साथ किया है, वो सब उसका एंड प्रोडक्ट आपको यूनिवर्सिटी में आके मिलती है। और फिर हम वहाँ पे गिला करते हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नंबर तो बड़े अच्छे ले लेते हैं, लेकिन इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती चीज़ों को कम्युनिकेट करने के हवाले से। तो आप हमेशा सर मैं फ्लुएंसी को पहले। जी 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 सर, अर्शद जी श्योर। जी सर, आप कंटिन्यू करें। सॉरी, आई थॉट कि यू फिनिश्ड, सो आई वांटेड टू ऐड समथिंग। वन लास्ट यस यस सेंटेंस। श्योर 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 श्योर। तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि पहले आप उनको फ्लुएंसी दें, लिखवाएं लिखवाएं, बुलवाएं आप उनको। जब उनका कॉन्फिडेंस आ जाए ना, फिर ऐसे ऐसा आप उनको एक्यूरेसी की तरफ लेके आए। तो हियर इज माय लास्ट पॉइंट ऑन टू दैट। जी सर। Actually, sir, as I told earlier, I did a grammar course from Drillo, how to teach English grammar communicatively. तो उन्होंने उसमें जो चीज मैंने सीखी, और डिफरेंट इंटरनेशनल उसमें टीचर्स जो है वो मौजूद थे, तो एवरीवन वाज शेयरिंग देयर ओन हिज ओन एक्सपीरियंस। तो वो जो है ना, वो मैंने जो सीखा, और वो ये सीखा कि हमारे सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्कूल लेवल पे, वो ये है कि हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं स्टूडेंट को बाय गिविंग हिम अ टॉपिक। हम उसे टॉपिक दे देते हैं, ठीक है ना, हम उसे टॉपिक दे देते हैं कि जी आपने कायदा आज़म पे लिख के आना है। मीन व्हाई कायदा आज़म इज ऑलवेज अ फेवरेट पर्सनालिटी, ठीक है, आइडियल पर्सनालिटी है वो, नो डाउट ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम, मेरे ख्याल में अर्ली स्टेज पे 5th 6th क्लास तक बच्चे को थोड़ा सा फ्री करना चाहिए कि वो अपने लिहाज से लिखे। अगर उसको डांस करना अच्छा लगता है तो वो डांस के बारे में लिखे, उसको गाना गाना अच्छा लगता है तो वो गाने के बारे में, वट एवर ही लाइक्स। क्योंकि जब वो अपने माइंड को खोलेगा, सो देन आफ्टर दैट आप उसको फिर करेक्ट करेंगे क्या चीज लिखनी चाहिए, क्या चीज नहीं लिखनी चाहिए, कैसे। जैसे कि अगर हम छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो वो तोतलाते हैं एंड वी एंजॉय इट। हम उसको टोकते नहीं है, सब कुछ नहीं करते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खुद भी इन्वायरमेंट से सीखता है, और हम भी उसको ऐसा ऐसा करेक्ट करते हैं, एंड फाइनली ही इज एबल टू स्पीक फ्लुएंटली एंड करेक्टली। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये एक छोटा सा फॉल्ट है स्कूल लेवल पे, कि बच्चों को पैराग्राफ से स्टार्ट करवाएं, ठीक है, और पैराग्राफ से स्टार्ट उनको फ्री करें, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करें, लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें। उनको बोलें कि जी आपने किचन में आज क्या किया, आपने जो है ना घर पे क्या किया, इस तरह से क्या किया, और हम टॉपिक जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट ना करें। अब दूसरे जो प्रॉब्लम अक्सर मुझे भी फेस करने को मिलता है स्टूडेंट्स का, कि वो स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर हमें टॉपिक समझ नहीं आता। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। उनको मैं तो खैर फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को जब मैं ऐसे डील करता हूँ या कुछ ग्रामर के सुझाव, मैं उन्हें कहता हूँ बेटा आपको इर्द गिर्द कुछ भी नजर आ रहा हो ना, आप उस पर लिखना शुरू कर दें। आपको टिश्यू बॉक्स नजर आ रहा है, आप टिश्यू बॉक्स पे लिख लें, आपको डस्टबिन नजर आ रहा है, आप डस्टबिन लिख दें। तो आई थिंक पहले इनिशियल स्टेज पे ना स्टूडेंट को फ्री करना चाहिए। इंस्टेंट के वाली बात है कि उसको टर्मिनोलॉजीज में फंसा दें, उसको नॉलेज में फंसा दें, क्योंकि वी नो इट कि जब भी हम कुछ 6 लाइनें भी मैं लिखना चाह रहा हूँ, आई मस्ट हैव नॉलेज। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मैं 2 लाइनें भी नहीं लिख सकता। तो वो जब हम कुछ को टॉप स्पेसिफाई कर देते हैं या उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपने इसी टॉपिक पे लिखना है, तो फिर देन उसकी वो क्रिएटिविटी मर जाती है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होती है, ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड कि यार मैं तो नहीं लिख सकता, और फिर वहीं से आई थिंक उसका कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो जाता है। जी सर। जी बिल्कुल, बड़ा Over to you. जबरदस्त बड़ा जबरदस्त सर आपने एनालिसिस किया। सिर्फ मैं एक चीज ये कहूंगा कि जब स्कूल मैनेजमेंट डंडा लेके खड़ी होगी ना टीचर के सर पे कि ये 10 आपने ये ऐसे करवाने हैं बच्चों को, और बच्चों का कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं होता, खास तौर पे रूरल एरिया वगैरह से, तो टीचर भी वहां पे मजबूर होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, टीचर बिल्कुल चूंकि बिल्कुल खुद खुद चूंकि प्रोडक्ट है उसी मैट्रिक सिस्टम और रटलाइजेशन की, उसे नहीं पता कि गाइडेड राइटिंग क्या होती है, उसे नहीं पता कि मैंने क्लस्टरिंग कैसे करनी है, ठीक है सर। बिल्कुल ऐसे ही। और उसे नहीं पता कि बिल्कुल मैंने बिल्कुल मतलब ये पीयर लर्निंग और कोलैबोरेशन और ये चीजें कैसे लेके चलनी है, और वो सेंटेंस प्रॉम्प्ट्स क्या होती हैं,
और मैंने वो वेब डेवलपमेंट कैसे करनी है, वेब सी बना के बच्चों को कैसे लिखवाना है, उसके पास टाइम नहीं होता। उसने 8 में से 6 या हो सकता है 7 क्लासेस लेनी हो। तो वो बिल्कुल कंस्ट्रेंट्स हैं ऐसे ही है, हमारे हवाले से, कंस्ट्रेंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा वो लेकिन यही सर देखे ना, टीचर यहाँ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन ही और शी इज शॉकिंग फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो दूर हो रहे हैं। अब वो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि देखिए ना, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब वो स्पेसिफिक टास्क होता है बाय मैनेजमेंट या बाय कुछ भी, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम हमारे यहाँ जरूर होता है कि टीचर ये भी सोचता है कि यार अगर मैंने 15 बच्चों को या 20 बच्चों को मैंने फ्रीली लिखने के लिए दे दिया, तो इसका मतलब मुझे उन 20 बच्चों को ठीक तरह से चेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीबडी कम्स विद अ डिफरेंट आइडिया। ठीक है, एवरीबडी कम्स विद अ डिफरेंट आइडिया। तो अब मसला थोड़ा सा हमारे एंड से भी है कि हम जो है ना वो कुछ सीखने के मूड में भी नहीं है, और मसला थोड़ा सा मैनेजमेंट के एंड में भी है, लेकिन अल्टीमेटली पिस जो है वो बच्चा रहा है। और फिर देखे वो कॉपियां घरों में भी जाती हैं और पेरेंट्स भी उनको देखते हैं। फिर पेरेंट्स कहते हैं कि देखें ये वो करेक्शन ही नहीं की गई कॉपियों के अंदर, ये मेरे बेटे की बिल्कुल कॉपी ऐसे ही। से। अब वो पेरेंट भूल जाता है कि ये 50 बच्चे हैं और एक कॉपी नहीं है, इसमें कितनी सारी कॉपी हैं। तो ओवर बर्डन, ये बहुत सारी चीजें हैं। यही वजह के देखें लोग जो है ना वो कैम्ब्रिज सिस्टम की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां पे एज सच ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है। और उसमें अब अगर आप इंग्लिश की भी आप ओ लेवल की बुक्स वगैरह देखें तो आपको गाइडेड राइटिंग और फ्री राइटिंग और क्लस्टरिंग और ये सारी चीज़ें और छोटे छोटे पैराग्राफ और उसके ऊपर आपके एनालिसिस और इंसाइट्स वगैरह ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं। तो वो जिस स्ट्रीम में बेसिकली हम जा रहे होते हैं, क्योंकि हमने देखे फिर अरशद साहब नंबर भी लेने होते हैं और नंबर रटे बिल्कुल से ही ऐसे आते हैं। ही। असल सर क्रिएटिविटी हमारा आपको नंबर प्रॉब्लम नहीं यही है, देती। बिल्कुल जी जी प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ असल बेसिकली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली दौड़ है। हम वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, वी आर द पार्ट ऑफ द एजुकेशनल रेस। मैं यस ये कहता हूँ दैट हमारे यहाँ रेस। कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं है, हमारा एजुकेशनल रेस है कि बस जी एक दौड़ लगी हुई है, हर एक ने आगे से लेना है। मैं तो अक्सर ये बात कहता भी हूँ कि हम आपके दौर में या फिर आपके बाद भी हमारा दौर शुरू होता है, तो फिर अब ये तो इनमें से नोमा जैसे है तो वो तो अभी नई जनरेशन है। ठीक है, तो हमारे दौर में हमें पता है कि पेरेंट्स जो है वो कैसी कंप्लेंट स्कूल लेकर जाया करते थे कि जी झूठ बोलता है, चप्पल पहने बगैर बाथरूम चला जाता है, बाहर लेट घूमता है। ये दे फोकस ऑन अपब्रिंगिंग इंस्टेंट के, उनको नंबर का शौक था। लेकिन आजकल के वालिदैन को भी नंबर का शौक है, तो इसलिए एजुकेशनल सिस्टम भी मजबूर है। फिर चूंकि एजुकेशनल सिस्टम जो है वो बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है वो इतना पे बैक भी नहीं कर रहा है, तो वो टीचर भी अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग है, वो कहता है फिर मैं भी क्यों करूं। तो असल बेसिकली वो एक पूरी दौड़ के अंदर ना सभी पिसे हुए हैं और सभी फंसे हुए हैं। तो इसलिए वो जो हमारी प्रोडक्ट निकल रही है ना वो अनफॉर्चुनेटली बहुत अजीब निकल रही है। नहीं माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस आपने किया सर अरशद। और जाहिर है प्रैक्टिकली और टीचिंग और रोज़ाना आपको सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, तो जाहिर है कि आपकी इस एनालिसिस में काफ़ी डेप्थ अवेलेबल है। अच्छा अगर कोई सवाल है तो कर लें, क्योंकि 4 मिनट रह गए हैं इस सेशन में। मैं फिर जो अगला टॉपिक है ई बुक पब्लिशिंग का, ये एंड करके और उसके बाद हम जो दूसरा सेशन अभी स्टार्ट करेंगे उसमें हम ई बुक के ऊपर बात करेंगे। अभी ऐसे राइटिंग के हवाले से कोई भी शख्स अपनी चीज़ें कंपेयर करना चाहता है या अपने नोट्स शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई ऐसे राइटिंग पे, और इसके बाद भी हमने बड़ा अच्छा सा इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन ये सर ने जो कहा कि अगर हम बच्चों को इजी छोड़ते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंटली छोड़ते हैं, तो वो चेकिंग में प्रॉब्लम आती है और इसी वजह से हम इसे अवॉइड कर जाते हैं। और फिर हम अपने देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, सजेस्ट करते हैं कि हमें पिक्चर डिस्क्रिप्शन दे दें, दिस दैट। तो क्या बच्चों को मद्देनजर रखना चाहिए या टीचर्स को अपना आप भी देखना चाहिए, क्या करना चाहिए इस सूरत में? जी सर अरशद। डिफिकल्टी सॉरी तो होती है ना, चेकिंग प्रॉब्लम, टाइमिंग नहीं होती, घर तो हम लेके नहीं आ सकते। अगर आपकी क्लास में 35 बच्चे हैं तो क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए चेकिंग की, स्पेशली सेल्फ राइटिंग की, क्या करना चाहिए? और जो आप देखिए उन आई बच्चों थिंक को डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल देखिए, इस इशू को तो मैंने भी पॉइंट आउट किया था अपनी अभी थोड़े से 2 मिनट के डिस्कशन में कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है। टीचर्स जो है वो खुद फंसा हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो ऐसे जो हैं ब्रेड विनर्स हैं, तो वो उनको प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली वो उनको सुबह से शाम तक पढ़ाना है।
वो सिर्फ स्कूल की जो है ना वो क्या कहते हैं टीचिंग करके हम इतना नहीं कमा लेते कि हम घर चला सकें। तो मैं हमारे पास टाइम तो है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में आजकल के दौर में हम टूल्स को यूज कर सकते हैं। टूल्स इन दैट केस कि आप अपने जो कि एक बड़ी अजीब सी चीज समझी जाती है आजकल भी मैं देखता हूँ, और ये मुझे बहुत स्ट्रेंज लगता है कि टीचर्स अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करते हुए बहुत हेजिटेट होते हैं स्टूडेंट के साथ। आई डोंट नो कि व्हाई, लेकिन मैंने आज भी देखा है, आज के दौर में भी देखा है कि जो नई जनरेशन भी आ रही है, यानी कि जबकि नई जनरेशन जो है वो बड़ी यूज टू होती है सेलफोन से, दे लाइक टू यूज इट, लेकिन वो फिर भी टीचिंग में मैं देख रहा हूँ कि वो आते हैं ना तो वो अवॉइड करते हैं कि स्टूडेंट्स से मैं कांटेक्ट ना रहूं। मीन अगर आप अपने कस्टमर के लिए 24/7 अवेलेबल नहीं है तो फिर थोड़ा से ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, सब कुछ भी है, लेकिन आप अगर इस मुश्किल में कम से कम ये कर लें कि आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, लेकिन वीकली बेसिस पे अगर अपनी क्लास को एक असाइनमेंट दे दें और उसको उनको कह दें कि बेटा ये लिख के आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, एंड देन डे बाय डे आप 1-2 भी चेक कर लें, 2-3 भी चेक कर लें, तो विद इन अ वीक आई थिंक कि आप वो पूरा टारगेट कंप्लीट कर लेंगे कि आप वो बच्चों को फीडबैक दे सकें कि आप कैसे, और फिर अब बच्चे को अंडरस्टैंड कैसे करवाना है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर आपको स्कूल अलाउ करता है तो आप प्रोजेक्टर्स वगैरह यूज करें, स्कैन्स करें, बच्चों ने जितनी भी आपको जो है ना वो व्हाट्सएप किया है, आप उन्हें चेक करने के बाद उसमें एरर मार्क करने के बाद उनको स्कैन करें, उनकी स्लाइड्स बनाएं और फिर उनको डायरेक्टली बनाएं, तो पूरी क्लास के सामने तमाम बच्चों के प्रॉब्लम सामने आ जाएंगे कि फलां ने ये एरर किया था, फलां ने ये एरर किया था और उसको ऐसे करेक्ट करना है। तो आई थिंक एक क्लास में ही ये सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन वो बात है कि डेली बेसिस पे तो नहीं हो सकता, कि वंस इन अ वीक पॉसिबल है। मैं नोमा को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा सर, इफ यू अलाउ मी। श्योर श्योर सर। वो नोमा ने लिखा है कि ये वाला आपका प्रोडक्ट कैसे लिखा है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। ठीक है, नोमा मेरी स्टूडेंट रही है और माशाल्लाह जिस तरह वो ग्रो किया उन्होंने, और मुझे 2-3 जगह पर मुझे रिप्रेजेंटेशन या रिकग्निशन इनकी वजह से मिली, इनकी जो है वो जो है इन्हीं की वजह से मुझे बुलाया गया वहां पे। तो थैंक यू सो मच, यू आर द वन ऑफ माय बेस्ट प्रोडक्ट। जी सर। वंडरफुल वंडरफुल। एजुकेशनल विजिट्स हमारे यहाँ खत्म हो गए, वरना छोटे बच्चों को किसी भी जगह लेके चले जाते थे, दूर में जाते थे या किसी और जगह पे, और वापसी भी कहते थे इसके बारे में लिखें। तो वही टाइमिंग और सारी चीज़ों का मामला है। तो आई होप के मिस फिरदौस इकबाल को थोड़ी सी चीज़ों का मजीद आइडिया हुआ होगा। नाउ वी हैव लेस देन 1 मिनट, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, और मैं दोबारा लिंक शेयर करता हूँ ताकि अभी हम जो दूसरा टॉपिक है ई बुक पब्लिशिंग, जो कि मिस जोया ने कहा था कि हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए,